अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर शामिल क्या चीजें हैं? न्यूक्लियोटाइड के अंदर शामिल होता है 3 चीजें। नंबर 1 फॉस्फोरिक एसिड, नंबर 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि केमिकली अगर हम देखें तो क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो फिर किस तरीके से बन के आता है हमारे सामने। तो अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की तो 3 चीज़ें कॉम्पोजिशन में शामिल है, दैट इज़ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए कहलाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए कहलाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसकी मेन वजह है आपके पास राइबोज शुगर, जिसके बारे में भी बताऊंगा आपको, तो समझ आ जाएगा कि क्या होता है। एक बात नोटिस करना ज़रूरी है कि प्रोटीन जो है वो 50 to 65% मौजूद होता है, और मेन प्रोटीन आपके पास जैसे मैंने बताया हिस्टोन्स होते हैं जो कि आपके पास क्रोमेटिन्स के अंदर लिपटे हुए होते हैं। इसके अलावा डीएनए भी सबसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जबकि आरएनए जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि आरएनए जो है वो मेजर काम जो है वो रेप्लिकेशन में कर रहा होता है, जिसके बारे में आगे जाके हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो डीएनए जो है उसके फर्दर अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वो मिलकर बनता है मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर शामिल क्या चीज़ें हैं? न्यूक्लियोटाइड के अंदर शामिल होता है 3 चीज़ें। नंबर 1 फॉस्फोरिक एसिड, नंबर 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है आपके पास H3PO4, ठीक है, जो कि एक केमिकल फॉर्मूला आपको याद है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब क्या है? राइबोज शुगर होता है 5 शुगर को कहते हैं हम, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। 6 शुगर को हम कहते हैं हेक्सोज, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है। लेकिन 5 शुगर में आपके पास 2 एग्जांपल है, नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज, नंबर 2 राइबोज। अगर राइबोज शुगर है सिर्फ तो वो शामिल हो जाएगी आरएनए में, ठीक है। पूरा सब कुछ सेम होता है, एक और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस चेंज होती है इसके अलावा, लेकिन अगर राइबोज शुगर है तो वो आरएनए में होगा और डीऑक्सीराइबोज है तो वो डीएनए में होगा। थर्ड थिंग आपके पास होती है नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस बेसिकली नाइट्रोजन होता है जिसको कवर किया हुआ होता है ऑक्सीजन ने, ठीक है, हर तरफ से ऑक्सीजन ने कवर किया होता है, और ये एज अ बेस एक्ट कर रही होती है, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करती है जाकर। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो कितने तरीके की होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 2 मेन तरीकों की होती हैं, मेन टाइप्स की होती हैं। जो टाइप्स है वो है प्योरीन बेस और पायरिमिडीन बेस। 2 टाइप्स मैंने क्यों कही है? क्योंकि इसके जो नाइट्रोजनस बेस की जो रिंग होती है, ये रिंग जो फॉर्म होती है, ये अगर डुअल रिंग हो, ठीक है, अगर 2 रिंग्स हो इसकी तो ये प्योरीन बेस होती है, अगर सिंगल रिंग हो तो पायरिमिडीन बेस होती है। अब प्योरीन बेसिस के अंदर भी मजीद 2 चीज़ें शामिल हैं, नंबर 1 इज़ एडेनिन एंड नंबर 2 इज़ ग्वानिन। आपको केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा प्योरीन है, कौन सा पायरिमिडीन है और कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ एडेनिन, नंबर 2 इज़ ग्वानिन, जबकि पायरिमिडीन के अंदर जो शामिल है वो है साइटोसिन और थायमिन। अब जाहिर है कि जब इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं, 2 रिंग्स शामिल हैं, तो इसका स्ट्रक्चर लार्ज होगा, बड़ा होगा, लार्जर स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर स्मॉलर होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो फिर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके का होता है। इसका जनरल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एक आपके पास फॉस्फेट यहाँ लगा होता है साइड में, बीच में पेंटोज शुगर आती है आपके पास, और साइड में आपके पास आती है नाइट्रोजनस बेस। हमने याद करें पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो बाहर का पार्ट है, जो स्ट्रैंड है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रैंड गुजर रहा है, तो ये जो स्ट्रैंड है इसके अंदर शामिल होती हैं 2 चीज़ें। कौन कौन सी 2 चीज़ें शामिल होती हैं? इसके अंदर शामिल होता है यहाँ पर एक तो फॉस्फोरस, और दूसरा शामिल होता है आपके पास यहाँ पर पेंटोज शुगर। जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ से बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। तो ये जितनी भी निकली हुई है बाहर, ये सब आपके पास क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, नाइट्रोजनस बेसिस ये निकली हुई है, ठीक है। ये एक साइड के स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस दूसरे साइड के नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या करती है? बॉन्ड बनाती है, ठीक है, बॉन्ड बनाती है। वो बॉन्ड या तो डबल होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड होगा वो सिर्फ या तो ए और टी के दरमियान होगा या फिर सी और जी के दरमियान होगा, उल्टा भी हो सकता है, जी और सी, टी और ए, लेकिन कभी भी ए का सी के साथ या ए का जी के साथ या टी का जी के साथ या टी का सी के साथ नहीं बनेगा। हमेशा ए और टी या टी और ए बनेंगे, सी और जी और सी बनेंगे, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रैंड के अंदर देखें तो हमें नजर आ रहा है टी ए के साथ, जी सी के साथ, सी जी के साथ, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम में एक पैटर्न दे दें, आपको एक पैटर्न दे दें इस तरीके से, टी जी सी, टी जी ए, फिर टी जी ए
ए सी, और आपसे कहें ये एक स्ट्रैंड की क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। अब हमें नेक्स्ट स्ट्रैंड की, बराबर वाले स्ट्रैंड की अगर नाइट्रोजनस बेसिस बता दें तो वो क्या होगी। तो आसान सी चीज़ है, आपने सिर्फ क्या करना है, इसका ऑल्टरनेट लिखना है, टी का ए, जी का सी, सी का जी, टी का ए, जी का सी, इसका टी और इसका जी। तो आपके सामने आ गया ये वाला मेथड, ये वाला स्ट्रैंड। सही है, आसान सी चीज़ें, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। लास्टली हमारे पास एक चीज़ आती है डीएनए एज अ हेरिडिटी मटीरियल। वैसे तो ये थ्योरीज जो हैं ये आप बुक से रीडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, मैं गारंटी तो नहीं ले रहा कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कभी भी आ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, जाहिर है थ्योरीज कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। अब इस थ्योरी में मुझे एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी, दैट इज़ डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल वाला मॉडल। इसमें एक साइंटिस्ट था एफ ग्रिफ्थ जिसका नाम था, उसने एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था फ्रॉम एक बैक्टीरिया। उसने एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा, न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं जिसे हम। वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसने क्या किया, उसके दो टाइप्स ली, एक आर टाइप और एक एस टाइप। जो आर टाइप थी वो नॉन वायरुलेंट थी, यानी कि खतरनाक नहीं थी। एस टाइप जो थी वो खतरनाक थी। इसने क्या किया, ये दोनों को चूहे के अंदर डाला, चूहा मर गया। फिर इसने क्या किया, उसने आर और एस को दोनों को जलाया हीट से और मार दिया, ठीक है, दोनों बैक्टीरिया को मार दिया। अब चूहे के अंदर डाला तो चूहा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चूहा सही था। फिर इसने क्या किया, फिर इसने नॉन वायरुलेंट जो कि खराब वाली फॉर्म है, ठीक, खराब कह रहा हूँ, जो कि नॉन इफेक्टिव फॉर्म है, उसको इसने क्या किया, नहीं जलाया, उसको रहने दिया, और जो वायरुलेंट थी उसको जला दिया, ठीक है, खतरनाक वाले को जला दिया और जो खतरनाक नहीं था उसको वैसा ही रहने दिया। और फिर से दोनों को चूहे के अंदर डाला, चूहा फिर मर गया। तो इस बात से समझ आया कि इसके अंदर मौजूद कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि जलाने से ख़त्म नहीं होती, और वो चीज़ है आपके पास डीएनए। डीएनए को आप जलाकर ख़त्म नहीं कर सकते। अब वो एस के अंदर पहले अफेक्ट क्यों नहीं किया और अब क्यों अफेक्ट किया, अब अफेक्ट इसलिए किया क्योंकि एस के अंदर जब वो जल के बच गया था तो वो अब आर के अंदर जाके उसने अपना रिएक्शन शुरू कर दिया। यानी कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेबल है, ठीक है, ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो क्या हुआ, इसका डीएनए जो बच गया था वो आर में जाके ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ जाके इसने चूहे पे अफेक्ट कर दिया। तो ये जो मॉडल था मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था और आपको ये याद होना चाहिए।